बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए उसके एलिमेंट्स हैं 1 2। फिर नेक्स्ट सेट लिख लिए बी, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4। ये रिलेशन चेक करने से पहले वी विल हैव टू चेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से हम उसको शो करते हैं, क्योंकि ए पहले लिखा है तो एक एलिमेंट उठाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। ये देखें, ए का एलिमेंट उठाया 1 1 3 1 4, देखिए 1 3 1 4। फिर ए का नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 2 2 3 2 4। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें आपको 4 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं। एक ऑर्डर पेयर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये 4 ऑर्डर पेयर हमें क्यों मिले हैं? क्योंकि ए में भी 2 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमें ए क्रॉस बी में 2 2 4 4 एलिमेंट मिले। अगर ए में लेट अस से 5 एलिमेंट हों, बी में 4 एलिमेंट हों, तो फिर हमें ऑर्डर पेयर 20 मिलेंगे। 5 4 20। इफ ए हैज़ m एलिमेंट्स, b has n elements, then the Cartesian product of a cross b will have m cross n elements। और अगर वो a क्रॉस a के पूछे तो फिर m क्रॉस m, b क्रॉस b के पूछे तो n क्रॉस n। मसलन सेट का अपने आप के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा सकता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर्स आए हुए हैं, इनसे अब हम रिलेशंस बनाएंगे। अब हम करेंगे ये बेसिकली a क्रॉस b के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे लिखेंगे। तो अगर आपने देखना है कि इसके सबसेट या इसके रिलेशन कितने बन रहे हैं, तो 2 की पावर में वो नंबर लिखते हैं। मतलब अगर मैं 2⁴ करूँगा, और 4 मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, इस वजह से। तो 2⁴ आपके पास 16 आ जाएगा। यहाँ से मुझे पता चला है कि इसके 16 रिलेशंस बनेंगे। अगर फ़र्ज़ करते हैं क्रॉस बी में आपके पास 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर आपके पास रिलेशंस या सबसेट कितने बनेंगे? 2⁵, इनके 32 बनेंगे। फिर अब हम रिलेशंस बनाते हैं। सबसे पहला रिलेशन आपका होगा फाई, एम्प्टी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके लिखेंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4। जब एक एक करके लिख लेंगे, फिर 2 2 करके लिखने हैं। वो कैसे? पहले एक उठाए ना, उसको सब के साथ मिला दें। पहला क्या होगा? 1 3 1 4, ये देखें। फिर क्या होगा? 1 3 2 3, ये देखें। फिर क्या होगा? 1 3 2 4, ये देखें। अब पहले का काम ख़त्म। अब आप दूसरा पिक कर लें। दूसरे को भी सब के साथ मिलाएं। पहले के साथ तो वो ऑलरेडी मिल चुका है, ये जो बना था, इसलिए उससे पीछे जाना, आगे चलेंगे। 1 4 2 3, ये देखें। 1 4 2 4। अब इसका काम खत्म। तीसरे को पिक कर लें। तीसरा पहले वालों से ऑलरेडी मिल चुका है, तो तीसरा सिर्फ चौथे से मिलेगा। 2 3 और 2 4, 2 2 वाले हो गए। अब आप 3 3 करके उठाएंगे। ये पहले 3 मैंने पहले पिक कर लिए हैं, ये देखें। 1 3 1 4 2 3। फिर इन तीनों में से कोई एक छोड़ दें। मैंने ये स्किप कर दिए पहले, या ये कर लें, इट्स अप टू यू। 1 3 1 4 2 4, फिर 1 3 2 3 2 4, फिर आखिरी तीनों आपके आ जाएंगे। 1 4 2 3 2 4। 3 3 करके आपने लिखने, कोई स्किप नहीं करना। अब 4 4 करके लिखना, तो 4 वाला सिर्फ यही एक ही है। 1 3 1 4 2 3 2 4। 16 रिलेशन हो गए टोटल। मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2⁴। पहले आपको बात बता चुका हूँ। जनरल फार्मूला इसका क्या था? 2⁻m क्रॉस n। अब मैं इन रिलेशन में से चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन है। Every relation is not a function, but every function is relation। जो भी फंक्शन होगा, रिलेशन तो वो होगा ही होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है जी। पहली बात ये है कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। ये रिपीटिशन हो गई। जब रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो दूसरी चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें तो ऑर्डर पेयर है ही है क्या? इसमें तो हमारी बात ट्रू हो गई, क्योंकि ऑर्डर पेयर है ही है क्या? रिपीटिशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें भी है क्या? इसमें भी है क्या? इसमें भी है। इसमें आए जी, पहला एलिमेंट 1, दूसरे ऑर्डर पेयर का भी पहला एलिमेंट 1। सिर्फ आपने पहला एलिमेंट चेक करना है। इसमें भी रिपीटिशन आ गई तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखें, अब
पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2। इसमें रिपीटिशन नहीं आई है, हमारे काम की चीज़ आ गई। इसी तरह आप नेक्स्ट भी चेक करते हैं, R8 चेक करें जी। उसमें पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, उसमें भी वो भी ठीक हो गया, उसमें भी रिपीटिशन नहीं आई। R9 देखें जी, उसमें भी पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, वो भी रिपीट नहीं है। R10 में भी रिपीटिशन नहीं है। ये तीनों हमारे काम की चीज़ें हैं। R11 देखें जी, 2 रिपीट हो गया। R12 में भी रिपीट हो गया 1, ये भी नहीं ठीक। R13 में भी 1 रिपीट हो गया, नहीं ठीक। R14 में 2 2 दफ़ा आ गया, नहीं ठीक। इसमें भी देखें, ये भी 2 रिपीट हो गया, तो ये भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई इसने कोई नहीं की। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है जो भी आपको बात बता था, डोमेन। आप चेक करेंगे डोमेन हमारे पहले सेट के इक्वल है या नहीं है। पहला सेट हमारा कौन सा है? ए। अब हम देखेंगे डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल आई है, ये कोई नहीं। डोमेन का मतलब क्या है जी? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। हमारी डोमेन तो 1 में 2 भी है साथ, तो ये भी काम गड़बड़ हो गया। R3 की डोमेन देखें जी, 1 मैं तो 1 2 चाहिए था, ये भी ठीक नहीं। R4 की डोमेन में 2 आ रहा है, हमें तो 1 2 दोनों चाहिए, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। ज़रा देखें इनमें ना एक ही एलिमेंट है ना, इधर तो हमारे पास 2 हैं, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। R7 की डोमेन क्या है? 1 2। डोमेन ऑफ R7 इज इक्वल टू 1 2, और पहला सेट भी हमारा 1 2 ये, यानी कि इक्वल आ गई है। डोमेन ऑफ द रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट। दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो ये फंक्शन है। R7 इज अ फंक्शन। R8 देखें, R8 की डोमेन में भी आपको 1 2 मिल रहा है ना, ये भी 1 2, ये भी ठीक हो गया। R8 इज आल्सो अ फंक्शन। R9 की डोमेन में भी 1 2 मिल रहा है, इट इज आल्सो अ फंक्शन। R10 वो भी 1 2, इट इज आल्सो अ फंक्शन। अब 16 रिलेशंस हमने लिखे थे टोटल, उसमें से हमें फंक्शन कितने मिले हैं? 4। R7, R8, R9 एंड R10। अच्छा, इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं, एवरी एलिमेंट X इन A, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास इधर 1 2 था, एवरी एलिमेंट X इन A, देयर इज एन एलिमेंट Y इन B such that X Y belongs to function. Function F from set X to set Y is a relationship between elements of X and elements of Y such that each element of X is related to a unique element of Y and it is denoted by this. इसको पढ़ना कैसे? F is a function from X to Y. Set X is called the domain and Y is called the codomain. ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपने एक ब्लॉक में लिख लेना है, ये देख लें 1 2। ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उसको आपने दूसरे ब्लॉक में लिख लेना है। अब देखिए पहला ऑर्डर पेयर आपके पास 1 3, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। 1 इज मैपिंग ऑन 3 एंड 2 इज मैपिंग आल्सो मैपिंग ऑन 3। 1 3 पे मैप कर रहा है और 2 जो है वो भी 3 पे मैप कर रहा है। से ये जो पहले वाला सेट है ना, आपको इसको आप x का नाम दें और इसको y लिखता हूँ, इनके दरमियान एक फंक्शन बना रहे हैं, इसको भी x और इसको भी y। x के एलिमेंट्स है 1 2, y का एक एलिमेंट 3। x के हर एलिमेंट में से एक ही रे निकल रही है, ऐसे आपको पता चल जाएगा वो फंक्शन है या नहीं। x के हर एलिमेंट में से ये देखिए 1 में से एक ही रे निकली, 2 में से भी एक ही रे निकली। इधर देखें, अब ये x का जो एक एलिमेंट है इसमें से 2 रेज निकल गई हैं, तो जब x के किसी एक एलिमेंट में से 2 रेज निकलेंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ फंक्शन के लिए x के एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करना है बस, y को नहीं आपने देखना। पहला ऑर्डर पेयर 1 3 बन गया, दूसरा ऑर्डर पेयर 1 4 बन गया। अब देखें रिपीटिशन आ गई है ना, तो फंक्शन नहीं है। रिपीटिशन से पता चल जाता है ऐसे भी। a के एलिमेंट्स देखें 1 2 3, b के एलिमेंट्स देखें 4 5 6, not a function because there is no arrow coming from 3। 3 से आपके पास कोई एरो नहीं आ रहा। पहले सेट के हर एलिमेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रे निकलेगी और लाजमी तौर पे एक ही होगी और हर एलिमेंट में से होगी, कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में से रे
नहीं निकल रही। रेंज ऑफ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई डैट आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। अब रेंज जो है, रेंज हम किस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास जो इमेजेस आ रहे हैं, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 6, 3 की भी इमेज है 6। अब देखें, पहले तो देखें फंक्शन भी है या नहीं है। 1 2 3 तीनों पॉइंट्स में से रेज निकल रही हैं, यस निकल रही हैं जी, और निकल भी एक ही रे रही है तीनों में से, हर एक में से एक तो ठीक है फंक्शन हो गया। अब मैं आपको रेंज बताऊं जिस पे ये मैप हो रहे हैं, 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 6 पे मैप हो रहा है, 3 B 6 पे मैप हो रहा है, तो इसकी रेंज है 4 6 और को डोमेन इसकी ये सारी है 4 5 6 7, ये सारी इसकी को डोमेन है। यानी कि यहाँ से हमें पता चला रेंज जो है वो सबसेट है कोड में, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड में, रेंज इज आल्सो कॉल्ड इमेज। और ये जो एक्स के पॉइंट्स हैं इनको हम प्री इमेज का नाम देते हैं। वैसे ये जो 4 इज अ इमेज ऑफ 1 बट 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। एम्प्टी रिलेशन क्या है? जो सबसे पहला रिलेशन आपने लिखा था ना 5, वो आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, r इज इक्वल टू 5। और जो सबसे आखिरी रिलेशन था a क्रॉस b जिसमें सारे का सारा आया हुआ था R16, वो आपका फुल रिलेशन कहलाता है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री रिलेशन। या ऐसे लिख लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर कंप्लीमेंट इफ एंड ऑनली वी, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ऑनली ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग नहीं कर रहा, आर के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। कंप्लीमेंट मैंने आपको शुरू में बात बता दी क्या चीज़ है। इनवर्स रिलेशन क्या है? बी ए, आर है आपके पास 1a 2b 3a, एक्स को वाई और वाई को एक्स बना दे, 1a है a1 लिख दी, 2b है b2 लिख दी, 3a है a3 लिख दी। ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। इनवर्स रिलेशन और चीज़ है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन और चीज़ है। आइडेंटिटी रिलेशन, अब बाइनरी रिलेशन आई, आइडेंटिटी की वजह से हम इसको आई कहते हैं। बाइनरी रिलेशन आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आई इज इक्वल टू ए एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल। आप देख इस ऑर्डर्ड पेयर पे सिर्फ आप गौर करें, ए यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। सेम एक्स एंड सेम वाई, देखें जी 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह का जो रिलेशन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आर कंटेन्स द आइडेंटिटी रिलेशन। किसी रिलेशन में अगर आइडेंटिटी रिलेशन आ रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गया क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है जी? एक ऐसा रिलेशन जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सेट ए आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये अब आप ज़रा इस रिलेशन को देखें कि क्या इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। बाकी जो भी हैं एलिमेंट उनको छोड़ दें, जो भी ऑर्डर पे छोड़ें, देखें इसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है। यस, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज आर कंटेन्स द आइडेंटिटी रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे 1 1 है, ये अपने आप से रिलेट हुआ हुआ है, 2 2 अपने आप से रिलेट हुआ, 3 3 अपने आप से रिलेट हुआ, 4 4 अपने आप से रिलेट हुआ। ये इसकी एक डायग्राम बनाने का तरीका होता है। ये देखिए मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे, 1 2 3 4। 1 वापस अपने आप पे मैप हुआ है, 2 वापस अपने आप पे मैप हुआ है, 3 वापस अपने आप पे मैप हुआ है, 4 वापस अपने आप पे मैप हुआ है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डायग्राम बनी। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये भी ध्यान में रख लें। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, ये आइडेंटिटी रिलेशन की डायग्राम हो गई। R2 मैंने एक और बनाया, वो देखें 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। चलें जी, 1 अपने आप पे मैप हुआ, ये देखिए 1 अपने आप पे मैप हो रहा है, 2 2 2 भी अपने आप पे मैप हो रहा है, 3 भी अपने आप पे मैप हो रहा है, 4 भी अपने आप पे मैप हो रहा है। अब 1 2 पे मैप, तो उसको ऐसे बनाना है आपने, 1 इज मैपिंग ऑन 2, 2 वापस 1 पे मैप हो रहा है, 2 इज मैपिंग ऑन 1।
अब हमें कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? देखें चारों पॉइंट्स अपने आप पे मैप हुए हैं। यस, जितने भी पॉइंट्स हैं इस सेट के, जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखें अपने आप पे मैप हुए हैं इस सेट से, इस डायग्राम से। ठीक है जी, हो गए। बाकी जो भी हैं ये 1 2 या 2 1 पे ना भी मैप हो रहा होता ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था हमें। R3 को लिख दिया 1 1 2 2 3 3 1 4 4 3। आप देखें 1 1 पे मैप हो गया, वापस हो गया जी। 2 भी हो गया जी। 3 भी हो गया जी। 4 हुआ, कौन नहीं हुआ जी? तो 4 वापस 4 पे मैप नहीं हुआ, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब डायग्राम से भी आपको पता चल जाया करेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। 1 मैप हो गया था 1 पे, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था, 4 का एरो वापस अपनी तरफ को नहीं आया, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में मौजूद हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। और डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड एज इफ ए आर बी देन बी आर ए। फॉर एग्जाम्पल देखें 1 1, इसको तो छोड़ देना, 1 3, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, ये है, ये देख लें 1 3 है R1 में, तो 3 1 भी होना चाहिए था, है। 2 4 है जी इसमें, तो 4 2 भी होना चाहिए था। ठीक है जी, वो भी है। तो इस तरह का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये भी है, ये देखें 1 1, तो जब आप इसको चेंज करेंगे वापस 1 1 नहीं आएगा ना, ये भी है, समझ लें। बहरहाल इसको आप छोड़ भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स लिख ली, 1 1 पे मैप हो रहा है। अब आप 1 1 पे मैप हो या ना हो, अब हमने वो नहीं देखना, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे हमारा लूप कंप्लीट हुआ है, कोई नहीं। ये देखें लूप कंप्लीट है। 1 3 पे आया तो 3 वापस 1 पे भी आया है, और 2 4 पे आया तो 4 वापस 2 पे भी आया है। ये एक लूप हो गया कंप्लीट, ये दूसरा लूप हो गया कंप्लीट। जितने भी लूप्स बन रहे हैं कंप्लीट लूप्स बने, तो तब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। 1 1 2 2 3 3 को तो छोड़ ही देना, 4 4। अच्छा देखें 4 3 पे मैप हुआ है, तो 3 4 पे मैप होने वाला बी ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए था, कोई नहीं है। यहीं से हमें पता चल गया कौन है सिमेट्रिक। ये देखें ये लूप कंप्लीट तो नहीं हुआ, 4 3 पे मैप हुआ है, लेकिन 3 भी 4 पे मैप होता ना, वापस हमारा लूप कंप्लीट होता, कौन नहीं कंप्लीट हुआ। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज 4 मैप्स ऑन 3 बट 3 डजंट मैप ऑन 4। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने 3 एलिमेंट्स देखने हैं। पहली बात तो ये आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बस अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी भी उस रिलेशन में है, तो ए सी भी वापस उस रिलेशन में। ये देखें यहाँ से आपको ज़्यादा चाहिए, मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी। देखें जी ए बी पे मैप हो रहा है, बी सी पे मैप हो रहा है, तो ए बी वापस सी पे मैप हो, इस तरह का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं? ए आर बी एंड बी आर ए देन ए आर सी। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना डिस्टिंक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा, वो क्लियर हो जाता है, वो देखने में ज़रा आसानी से बात पता चल जाती है। आप समझ लें कि ट्रायंगुलर लूप बनना चाहिए। मैं एक नया नाम लिख रहा हूँ, खुद ही दे रहा हूँ, ट्रायंगुलर टाइप लूप होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें 1 1 छोड़ देंगे इसको, 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है, तो वापस 1 को भी 3 पे होना चाहिए था, हो गया। ये देखें तीनों, ये 1 2 पे मैप हुआ, 1 2 पे मैप हुआ, 2 3 पे मैप हुआ, और 1 वापस 3 पे भी मैप हो गया। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। दूसरा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तब भी आप चेक कर सकते हैं। देखें अगर आपने इनको भी चेक करना ना, 1 1 पे मैप हुआ, यानी कि ए बी पे मैप हुआ, बी सी पे हुआ, और ए वापस फिर सी पे हो गया। अब ये देखें जी 1 2 पे मैप हुआ, 2 3 पे मैप हुआ, 1 वापस 3 पे मैप हो गया, जो मैं ट्रायंगुलर लूप वाली बात कर रहा था। 1 2 2 4 4 3 3 1, 1 2 पे मैप, 2 4 पे मैप, 4 3 पे मैप, 3 वापस 1 पे मैप।
ट्रांजिटिव कोई नहीं, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 2 पे और 2 4 पे, तो 1 को दोबारा 4 पे हमें, यानी कि 1 4 वाला ऑर्डर्ड पेयर हमें इधर चाहिए था, 1 4 वाला नहीं है। यहाँ से आप ये ज़रा लूप वाले सिस्टम से देखें, ट्राइंगल को नज़र आ रही है, ट्राइंगल टाइप लूप बना हुआ नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें ये तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, जो भी तीनों हमने पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिव वो जिसमें आइडेंटिटी था, सिमेट्रिक यानी कि अगर ए भी उसमें है तो बी ए भी हो, और ट्रांजिटिव जो भी देखा है, यानी कि ये तीनों रिलेशन अगर किसी रिलेशन में मौजूद हैं तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। रिलेशन और ऑन सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन if and only if R is reflexive, symmetric and transitive। ये देखिए, पहला रिफ्लेक्सिव ARA, symmetric ARB, then BRA, और तीसरा ट्रांजिटिव ARB and BRC, then ARC। ये हमने लिख लिया जी 1 2 3 4 5। रिलेशन हमने लिखा जी 1 1 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2। ए के हमने 4 एलिमेंट्स लिए थे, 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बना? 1 1 2 2 3 3 4 4। पहली बात तो ये आइडेंटिटी से ही चेक करना है। आप देखें इसमें आपको ये आइडेंटिटी रिलेशन नज़र आ गए, 1 1 2 2 3 3 4 4। उसके बाद सिमेट्री भी देख लें जी, 2 4 है, 4 2 भी है, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिटिव आप देखेंगे वो भी इसमें होल्ड कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे इन्वर्स रिलेशन बताया था, जब मैं आपको कहा था इन्वर्स रिलेशन और चीज़ है और कंप्लीमेंट वाला रिलेशन और चीज़ है। अगर आप किसी रिलेशन का उसके इन्वर्स के साथ इंटरसेक्शन लें, किसी रिलेशन का उसके इन्वर्स के साथ इंटरसेक्शन लें और आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन आ जाए, तो उस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। देखिए ए है 1 2 3, एक रिलेशन हमने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 1 2। इसका इन्वर्स में मैंने आपको क्या बताया था? आपने एक्स वाई चेंज कर देने, एक्स वाला वाई की जगह पे, वाई वाला एक्स की जगह। ये तो चेंज करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों 1 ही, 1 1 2 2 3 3। ये देखिए 1 2 तो इन्वर्स है तो क्या बन गया? 2 1। अब हम इनका इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3, कॉमन ऑर्डर पेयर्स लिख लिए। अब ये जो है वो इस सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन ए का क्या बना था? 1 1 2 2 3 3। देखें वही है, 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिलेशन आ गया, तो आर जो है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एक तो हमने वो डायग्राम वाली रिलेशन देख ली, एरो डायग्राम वाली। अब हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखें। रिलेशन ए है 1 2 3 बी एक्स वाई जी, एक रिलेशन हम लिख लेते हैं 1 वाई 1 जी 3 वाई। अब आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है? ए आपने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और ए के एलिमेंट्स भी लेफ्ट साइड पे लिख लेने 1 2 3। बी आपने इधर ऊपर लिख लेना है और बी के एलिमेंट्स भी आपने ऊपर लिख लेने हैं एक्स वाई जी पे। अब देखें जी, पहला हमारा ऑर्डर पेयर है 1 वाई, यानी कि 1 किस पे मैप कर रहा है? y पे। 1 किस पे मैप कर रहा है? y के नीचे आपने 1 लिख लिया। 1 जिस पे मैप कर रहा है उसके नीचे आपने 1 लिखना है, जिसके नीचे मैप नहीं कर रहा उसके नीचे 0 लिखते जाना है। 1 किस पे मैप कर रहा है? y पे और z पे, तो y के नीचे भी 1, z के नीचे भी 1। देखें जी 2 किस पे मैप कर रहा है? 2 तो इसमें है ही नहीं है डोमेन में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 नहीं है, तो 2 किसी पे भी मैप नहीं कर रहा है, 0 लिख दी। अब 3 को देखते हैं, 3 सिर्फ y पे मैप कर रहा है, तो y के नीचे आप 1 लिख देंगे, बाकी सब के नीचे 0। जिन पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मैप कर रहा है उनके नीचे आपने 1 लिखना है, बाकियों के नीचे 0। एरो डायग्राम भी देख के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3, बी के एलिमेंट्स लिख लिए x y z, तो 1 किस पे मैप कर रहा है? y। 1 z पे भी मैप कर रहा है और 3 किस पे मैप कर रहा है? अच्छा, अब मैं यहाँ से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये रिलेशन यहाँ से मुझे दे के अपना फंक्शन है ये नहीं निकले, हर एलिमेंट में से एक और सिर्फ एक निकले बस। अब देखें 2 जो है उसमें से कोई रे नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है जी? एस हमने एक सेट लिख लिया
1 2 3 4। आगे एक रिलेशन हमने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 3 1। और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो ज़रूरी है। इक्विवेलेंस क्लास के लिए आप सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे कि आपके पास जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो ज़रूरी। आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज रिफ्लेक्सिव ड्यू टू आइडेंटिटी रिलेशन। 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गया। सिमेट्रिक भी है 1 3 है और 3 1 भी। ट्रांजिटिव भी है 1 1 1 3 1 3 गया ये आपका। तो इक्विवेलेंस क्लास चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इनके इक्विवेलेंस। अब हमने यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालेंगे? हर एलिमेंट की। ये 4 एलिमेंट हैं। चलें जी 1 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं। तो 1 आपने सिर्फ ये देखना है किस किस पे मैप हो रहा है। देखें अब आपको एक ये ऑर्डर पेयर नज़र आ रहा है, 1 1 पे मैप हो रहा है। एक ये नज़र आ रहा है 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। आपने इसको ऐसे लिखना है। इक्विवेलेंस क्लास है 1 की, इनको ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट से आपने शो करना है। और इसमें जिस जिस पे वो मैप हो रहा था ना वो आपने इधर लिख लेने हैं। रेंज कह लें आप दूसरे लफ्ज़ों में, कोड में रेंज में नाम लिख लें। 1 3 लिख ली ड्यू टू 1 1 एंड 1 3। 2 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं। 2 किस किस पे मैप हो रहा है? 2 सिर्फ 2 पे मैप हो रहा है। ये एक ही ऑर्डर पेयर है जिसमें डोमेन जो है वो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 आ गए। 3 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं। 3 किस किस पे मैप हो रहा है जी? 3 1 पे मैप हो रहा है और 3 3 पे भी मैप 1 पे। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में हमें 3 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। 4 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं, वो ये एक ही बचा हुआ जिसमें मैंने कोई सिंबल नहीं दिया। 4 पे मैप हो रहा था। 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4। अच्छा अब इसमें से जो इक्विवेलेंस क्लास सेम है ना उसको उनमें से एक क्लास आपने लिखनी, कोई भी लिख लें। ये कौन कौन सी सेम है जी? 1 वाली और 3 वाली। ये दोनों देखें, ये भी 1 3 है, ये भी 1 3, दोनों सेम है। मैं लिख लिया बिकॉज 1 इज इक्वल टू 3, सो वी विल निगलेक्ट 3 और 1। कोई एक निगलेक्ट कर लें क्लास, जो मर्जी कर। ये मैं अब आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ एस बाई आर ये क्या चीज़ है। एस बाई आर इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। 3 नहीं लिखा क्योंकि दोनों सेम थे। या 3 लिखते या 1, मैं अगर मैं 1 ना लिखता तो फिर मैंने 3 लिखना था। एस बाई आर इज कॉल्ड क्वोशंट सेट। एस बाई आर इज कॉल्ड द क्वोशंट सेट ऑफ एस बाई आर एंड इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ एस। और हम इसको क्या कहते हैं? एस की पार्टीशन। ठीक 1 to 4 को अगर हम एक सेट का नाम दे दें तो इसको सिस्टम ऑफ पार्टीशन कहते हैं। 1 to 4 आर कॉल्ड इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ पार्टीशन। 2 3 4 ये भी इसी तरह सिस्टम ऑफ पार्टीशन ही कहला जाते हैं। If R is an equivalence relation on set S for each A in S, यानी कि all the elements of S के जितने भी elements हैं सारे के सारे, A denote the set of elements of S to which A is related under R, that is class of A is equal to A such that AX belongs to R, then A is called the equivalence class of A S under R. Collection of all equivalence classes is denoted by that is S by R is equal to equivalence class A and A belongs to S. All the equivalence classes S by R is called quotient set of S by R. If R is an equivalence relation on set S, then quotient set S by R is a partition of S. तो जो S by R आपने फाइंड किया लास्ट एग्जाम्पल में, वो S by R जो है वो पार्टीशन भी कहलाता है। S by R is also called the partition of S। लेकिन ये X is congruent to Y mod 3 is an equivalence relation होगा। Its mean X minus Y is divisible by 3। बस ये देखें X की जगह मैंने 0 लिख ली है, Y की जगह मैंने 3 लिख ली है। तो 0 माइनस 3 क्या है? -3। अब उसको 3 से डिवाइड करें, आपके पास -1 और रिमाइंडर 0 आया। ये ज़रा गौर से देखने जहन में रखें, मैं अब बात करने क्या लगा हूँ। रिमाइंडर 0। इसी तरह y की जगह 6 लिखा है, x की जगह 0 लिखा है। 0 - 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6 -2 यानी कि आपके पास आ गया। रिमाइंडर फिर 0 आए।
अब रिमाइंडर जिन जिन पे 0 आ रहा है मैं आपको असल में वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, y की जगह -3 रख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 भी 3 1, रिमाइंडर फिर 0। इसी तरह इस पे भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि मैंने कुछ एलिमेंट्स चेक किए हैं जिनमें मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जिन जिन एलिमेंट्स पे रिमाइंडर 0 आ रहा था वो 0 की क्लास बनाएंगे, राइट। 0 ज़ारा 3 से डिवाइड होता है, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। आसान बात करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 0 3 6 9 अप टू सो ऑन, -3 -6 -9 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब 1 वाली क्लास में क्या आएगा जी, 0 की क्लास में तो हमें पता चल गया। 1 की क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा। जैसे देखें 4 है, 3 1 are 3, रिमाइंडर 1 आया। 7 है, 3 2 are 6, रिमाइंडर 1 आया। इस तरह -2 है, -5 है। तो 1 की क्लास में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 की क्लास में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब 3 वाली क्लास मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि 3 रिमाइंडर आपका आ ही नहीं सकता, 3 3 से डिवाइड हो जाए, इनके ऑप्शन में आपके पास वापस ये 0 वाली क्लास आ जाएगी। इस तरह 4 वाली क्लास भी नहीं होगी, क्यों, 4 वाली क्लास वही है जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। 5 वाली क्लास वही है जिसका रिमाइंडर 2 आ रहा है। 6 वाली क्लास फिर दोबारा वही है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 क्लासेस आपके पास बनी है, 0 1 2। आप समझ लें कि इसकी पार्टीशन हमने कर दी, एक ऐसा सेट बना लिया 0 1 2, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, Z by R3, इसको R3 कहते हैं। इज अ पार्टीशन ऑफ Z। और Z क्यों कहा, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये सारे जो हैं, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको एक सेट का नाम दे दें 0 1 2, तो ये सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास गिव्स द ओरिजिनल सेट। ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ना आपके पास, 0 वाली 1 वाली 2 वाली, अगर आप इन तीनों क्लासेस को इकट्ठा करें ना, आपके पास ओरिजिनल सेट इंटीजर्स वो वापस आ जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बात था, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास गिव्स द ओरिजिनल सेट एंड देयर इंटरसेक्शन गिव्स द नल सेट। और अगर आप उनका इंटरसेक्शन लें तो वो आपके पास क्या आएगा जी, वो आपके पास एम्प्टी सेट है। ये देखें 1 की क्लास में आपके पास क्या आ रहा था, 1 3, ये 2 एलिमेंट्स हो गए। 2 की क्लास में आपके पास क्या आ रहा था, 2, ये एलिमेंट भी हो गया। 4 की क्लास में आपके क्या पास क्या आ रहा था, 4। तो अगर आप इन तीनों क्लासेस का यूनियन लेंगे आपके पास S वापस आ जाएगा। और अगर इन तीनों क्लासेस का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा। देखें 1 में क्या था, 1 3, 2 में क्या था, 2, 4 में क्या था, 4, 1 3 2 4, इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी सेट। पूछ लें नेक्स्ट, देखें हाउ टू फाइंड द रिलेशन इन इक्विवेलेंस क्लास बाय द। तो अब हम चेक करेंगे R कैसे निकालते हैं। अब ये देखें जी, P में आपके पास क्या है, 1 3 2 4 5 6, 3 सेट है। जितने भी सेट है ना उनको आपने सेपरेट नाम दे देने हैं। एक को P1 कह दिया, एक को P2 कह दिया, एक को P3 कह दिया। चौथा भी सेट होता तो मैं इसको P4 भी कहता। आपने सिर्फ उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। मसलन P1 क्रॉस P1, P2 क्रॉस P2, P3 क्रॉस P3। अगर चौथा भी होता तो P4 क्रॉस P4 भी चलते। अब P1 क्रॉस P1 क्या है, 1 1, P2 क्रॉस P2 क्या है, 3 3, P3 क्रॉस P3 क्या है, 2 2 2 4 2 5 2 6, 4 2 4 5 4 6, 5 2 5 4 5 5 5 6, 6 2 6 4 6 5 6 6। इन सब को एक सेट में आपने लिख लिए। ये P1 आ गया, ये P2, ये सारे बाकी P3 के आ गए। तो ये जो रिलेशन आपके पास आएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। पहली टाइप है 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। No two different elements of X are mapped onto the same element. X are mapped onto the same element. यानी कि X के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग सेम ना हो। मतलब आपके पास डिफरेंट X के अकॉर्डिंग डिफरेंट Y आ रहा हो। ये देखें A2 पे मैप हुआ है,
B1 पे मैप कर लिया, C3 पे मैप कर लिए। अब ये नहीं हुआ कि A को 2 पे मैप करके तो B को भी मैं 2 पे मैप कर देता, 1 to 1 नहीं होना था। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस आर इन सेकंड। A में भी डिस्टिंक्ट और B में भी डिस्टिंक्ट, वो 1 to 1 कहलाता है। ये देखें A1 पे मैप हुआ, B2 पे मैप हुआ, C3, 4 मिस हो, बेशक मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, ये बेशक मिस हो गया, नो इशू। मैप जो होगा वो एक ही एलिमेंट पे मैप होगा, मिस हो भी जाए कोई इशू नहीं। अच्छा अब ये देखें जी A2 पे मैप, B4 पे मैप, C दोबारा 2 पे मैप हो गया है, 1 to 1 नहीं रहा, नॉट 1 to 1 फंक्शन, बिकॉज A and C are mapped on the same element and that element is 2। A और B दोनों एक ही एलिमेंट पे मैप हो गए। रिपीट कर देता हूँ, अगर डोमेन का यानी कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा पे जाके मैप हो गया तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। एक एलिमेंट एक पे ही मैप होगा तो वो 1 to 1 होगा, और अगर B एलिमेंट B सेट में कोई मिस भी हो जाता है तो नो इशू। अ फंक्शन f from x to y is 1 to 1 if and only for all x1 x2 belongs to x। अच्छा अब ये देखें जी, यहाँ से भी आपको ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पेपर में आपने यही लिखनी अगर आती है तो। इफ x1 is not equal to x2 then f of x1 is also not equal to f of x2। x1 x2 के अगर इक्वल नहीं है तो f of x1 भी f of x2 के इक्वल ना हो तो तब वो 1 to 1 कहलाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल हो जाता है तो फिर वो 1 to 1 नहीं। मैंने लिख दिया आगे, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 देन इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। अच्छा अब हो सकता है वो डायग्राम दे दे, डायग्राम से बताओ भाई ये 1 to 1 है या नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। टेस्ट के आपने एक लाइन ही लगानी, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, ये जो पेजेस पे लगी हुई हैं इस तरह की वर्टिकल कहलाती हैं। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ देन द फंक्शन इज सेड टू बी 1 to 1। कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इधर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लग सकती हैं लगाएं, हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे टच कर रही। देखें अब ये मैंने 2 लगा दी, ये भी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी, इधर आप जितनी भी लगाएंगे वो सारी इस ग्राफ को, ये ग्राफ है ना, ये आपकी ये रे आ रही, इस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो ऐसा फंक्शन 1 to 1 कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा पे करेंगे फिर 1 to 1 नहीं। अब देखें ये जैसे मैंने सर्कल बना दी तो अब ये 2 पॉइंट्स पे कर गई है ना, इस पे भी और इस पे भी, तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। ग्राफ से आपको ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट देखें सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। पहले आपने कौन सा देखा, इंजेक्टिव या 1 to 1। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव या ऑन। क्या जी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, नो मिस इन वाई। वाई में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट वाली में तो हमने देखा ना कि अगर वाई में एक मिस भी हो जाए, ज़्यादा भी मिस हो जाए, नो इशू, इसमें मिस नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का हर एलिमेंट, कोडोमेन का यानी कि वाई में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, वाई में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा हो। वाई में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा। उर्दू में लिख देता हूँ जी, वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो, तो वो फंक्शन आपका सब्जेक्टिव। ये देखें 1 भी मैप हुआ हुआ है, 2 भी हुआ हुआ, 3 भी हुआ, ठीक है। अब इसमें देखें B मैप है, वो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसमें देखें 1 भी मैप है, 2 भी मैप है, 3, अब बेशक ये 3 दो दफ़ा मैप हो गया, कोई इशू नहीं है। आपने क्या कहा था, कोई मिस नहीं अब होना चाहिए, हर एलिमेंट मैप जरूर हो। हर एलिमेंट मैप हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। या आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गई हैं,
कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज। जैसे पीछे मैंने आपको कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बताया था, तो अगर वो डिफरेंस ना रहे, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज सब्जेक्टिव और ऑन टू इफ एंड ओनली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी कि वाई के सारे एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स such that f of x is equal to y, and if f of x is not equal to y then it is not on to। अच्छा, अब इसका भी ग्राफ जो है ना वहाँ से भी चलें देखते हैं। इसमें भी आपने हर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चेक करना है। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट लीस्ट वन पॉइंट, कम अज कम एक पॉइंट पे, उसमें क्या था एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा भी एक पॉइंट पे, तब वो वन टू वन फंक्शन है। लेकिन ये ऑन टू है, ऑन टू या सब्जेक्टिव एक ही नाम है। ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम अज कम एक पॉइंट पे वो टच जरूर करे, तो तब वो फंक्शन। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स ग्राफ है। ये जो है ये सब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। बाइजेक्टिव फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बाइजेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे आप इन्वर्स देखेंगे ना, तो उसमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है जी? बाइजेक्टिव फंक्शन ये है कि एक फंक्शन अगर वन टू वन भी और ऑन टू भी, वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। वन टू वन कोरेस्पोंडेंस भी उसका नाम है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन इज सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव, या if a function is on to and one to one, then such kind of function is called bijective function। एक मैंने उसकी एक एग्जांपल दिया, f of x is equal to x cube। आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास bijective function निकलेगा। ये उसके एक ग्राफ भी ड्रा कर दिए, एरो डायग्राम होगी जी। A3 पे मैप हुआ है, C1 पे मैप हुआ है, B2 पे मैप हुआ है। आप देखें इसमें कोई मिस नहीं, दूसरी बात भी पूरी होगी, तो ये bijective function कहलाए। और ग्राफ से कैसे पता चलता है? इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इसमें क्या है जी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक पे ना करे या एक से ज्यादा पे करे, दोनों बातों में से कोई बात भी नहीं होनी चाहिए भी, एक ही पॉइंट पे मिले एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो वो फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक बात मुझे और याद आ गई कि फंक्शन का, ये तो चलो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के चेक करने का बता रहा हूँ ना, फंक्शन का कैसे पता चलता है? फंक्शन के लिए मैं इधर आपको छोटी बात बता दूँ, फंक्शन का कैसे पता चलता है कि फंक्शन में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। मसलन ये मेरे पास ना, ये मैंने ग्राफ ड्रा की है, ठीक है। अब मैंने इस तरह की लाइनें ड्रा करके चेक करना है। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करें, अभी देखें ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, तो ये फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा पे टच करे, ड्रा करनी है वर्टिकल लाइन, अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है और आपने टच करने की ट्राई भी करवानी, ये भी मैं आपको चलें इधर बात बताता हूँ। ये मैं चलें जी बना देते हैं ऐसे करके। अब अगर मैं इधर लाइन ड्रा करूँ ना, ये देखें एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर गई, ठीक है। एक और डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह की। अब अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ ना, तो ये आपको एक पॉइंट पे टच होती हुई नज़र आ रही है। आपने ये नहीं करना कि एक पे टच, आपने एक ज़्यादा पे टच कराने की ट्राई करनी है, यानी कि आप इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तब वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करेगी। आपने ट्राई, आप ऐसे कह लें आपने ये ट्राई करनी है जी, वो फंक्शन ना हो, ठीक है। आपने ये चेक करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट्स एक ही पॉइंट पे मैप कर रहे हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स मैप ऑन टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई, ये देखें 1 बिफोर पे, 2 बिफोर पे, 3 बिफोर पे, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। क्विज में आई हुई थी। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस
इक्वल कब होते हैं? तो दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं जी? इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस, एफ इज इक्वल टू जी, फंक्शन एफ फंक्शन जी के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कि अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए एक्स के सारे एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हैं, जब आप उनका एफ ऑफ एक्स लें और जी ऑफ एक्स लें, अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन इक्वल फंक्शंस होंगे। मसलन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा है जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जब आप इनको चेक करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो जब ये इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल। पास इन्वर्टेबल फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं? फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, एक ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, उस फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या है और ये फाइंड कैसे करते हैं, दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात है में रख लें कि इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ज़रूरी है। एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन द इन्वर्स फंक्शन एफ ऑफ एफ रेज पर -1, यानी कि एफ इनवर्स -1 नहीं पढ़ना आपने, एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, यानी कि पहले तो आप एक्स टू वाई करते थे ना, अब क्या है वाई टू एक्स, यानी कि जो इमेजेस हैं वो प्री इमेजेस बन जाएंगी और जो प्री इमेजेस हैं वो इमेजेस बन जाएंगी। इज डिफाइंड एज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 1। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन को किसी फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपने y लिख देना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी इन टर्म्स ऑफ y। ये y + 1 है, -1 हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y - 1 डिवाइडेड बाई 4। तो y क्योंकि एफ ऑफ एक्स है और ये फंक्शन कौन सा है? बाइजेक्टिव, ज़रूरी है। तो फिर आप x को लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। आप ऐसे क्या लें जी, f दूसरी साइड पे जाके एफ इनवर्स मान के समझने के लिए, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया? एफ इनवर्स y। अब ये सारा आपके पास y है, वेरिएबल आपने रिप्लेस कर देने हैं, बस y की जगह x कर देंगे। FSE में पार्ट 2 में भी क्वेश्चन है इस तरह के, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 बिफोर, ये आपके पास एक्स का इनवर्स आ चुका है। अब आते हैं जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे, ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन पे भी आ जाता हूँ। एक्स मैंने एक सेट लिख लिया 1 2 3, वाई प्राइम लिख लिया ABCD, वाई लिख लिया ABCD, E और Z लिख लिया XYZ। वाई प्राइम के एलिमेंट्स थे ABCD और x के एलिमेंट्स थे 1 2 3। 1 को मैप करा दिए 3 पे, C पे, 2 को B पे, 3 को A पे, ये हमने एक फंक्शन लिख लिए। और y और z में भी हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। y के एलिमेंट्स थे ABCD E और z के XYZ। A को मैप कराया y पे, B को भी y के, C को z पे, D को भी z पे, E को भी z पे। ये हमने एक फंक्शन लिख लिया है g फ्रॉम y टू z। ये दो फंक्शन हमने लिखे, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, x और y प्राइम वाली डायग्राम जो ब्लू में और ब्लैक में जो है वो y और z वाली, यानी कि ये x से y प्राइम में जो f फंक्शन था और y से z में जो g फंक्शन था। तो इनको जब हम कंपोज करें, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम कहते हैं g ऑफ f। ये f था और ये g था, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? g ऑफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू z। आप किधर चले? आप x से डायरेक्ट z पे। अब हमने इनको लिखना कैसे होता है मैं अब आपको वो बताऊं। 1 किस पे मैप कर रहा है? c पे, और c आगे से किस पे मैप कर रहा है? z पे।
यानी कि 1 मैप कर रहा है जी पे। अब आपने ऐसे लिखना है एक्स और जी जो दोनों आपने लिखने चाहिए। देखिए ये मैंने एक्स भी लिख दिया, ये जी भी लिख दिया। 1 मैप हुआ सी पे, सी आगे से जी पे, यानी कि 1 जो है वो जी पे मैप। 2 किस पे मैप हुआ जी? बी पे। बी भी किस पे मैप हुआ? वाई पे, यानी कि 2 मैप हुआ वाई पे। फिर देखें 3 किस पे मैप किया? ए पे। ए किस पे मैप हुआ? वाई पे, यानी कि 3 मैप हुआ है वाई पे। ये मैंने वो बना दिया, 3 मैप हुआ वाई पे। 1 सी पे था, सी जी पे, तो 1 को हमने जी पे मैप कराया। फिर 2 बी पे था, बी वाई पे, और 2 को वाई पे। फिर 3 ए पे था और ए वाई पे था, तो 3 को हमने डायरेक्ट मैप कराया वाई पे। ये आपके पास क्या आ गया? जी ऑफ एफ विच इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ये हमने जी ऑफ एफ फाइंड किया है। इसी तरह आप एफ ऑफ जी भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको वो सारा इन्वर्स वाले काम में जाना पड़ेगा। एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इनके दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स कब चलाते हैं ये देखें। एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर कंपोजिशन गिव्स द आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने कंपोजिशन की है जी एफ एफ, तो अगर इसी तरह आप कंपोजिशन उनकी चेक करें और आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आए, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है इधर आपके पास एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकालें और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी। ये जो हमने निकाला है ये हमने जी ऑफ एफ निकाला है, तो आप इसी तरह एफ ऑफ जी भी निकालें। और अगर उन दोनों का आंसर एक्स आ जाए तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाते हैं। दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड both will be equal to x, then these functions are called inverses of each other। और f of g of x g of f of x के इक्वल नहीं ऑफ f of x, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाते हैं, और सिर्फ ये बात नहीं है कि इक्वल हो तो इन्वर्स कराएंगे ना, इक्वल होने के साथ साथ दोनों का आंसर x भी आए, आइडेंटिटी फंक्शन भी आए, तो तब वो दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाते हैं। बताता हूँ ये f of x उसने दिया हुआ, g of x भी उसने दिया हुआ। मैं पहले निकालता हूँ f of जी ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो लिखी हुई है ना वो इधर पुट कर देंगे। अब आप समझ लें 2f बन गए हैं, नीचे से वैल्यू उठाएंगे ऊपर पुट कर देंगे। पुट किधर करेंगे? x की जगह पे, यानी कि ये सारी वैल्यू जो है ये आप x की जगह पे पुट कर देंगे। देखें जी 3, फिर x की जगह पे ये वैल्यू आ गई +2। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर x आ गया। जो भी आंसर आता है मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला है। अब इसी तरह मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ। ये देखें वो वही दोनों फंक्शन बन गए। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आप उठा के किधर पुट करेंगे? एक्स में, जैसे लास्ट अभी आपने किया है। एक्स में पुट हो गया, एक्स की जगह पे आ गया 3x + 2, आगे ये -2 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3 नहीं, 3 और 3 कट गए, एक्स आंसर आ गया। तो अब क्योंकि दोनों का आंसर एक्स आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस कहलाते हैं। हो सकता है एफ स्क्वायर लिख दे, फाइंड एफ स्क्वायर, एक्स भी ना लिखे, हो सकता है लिखे फाइंड एफ स्क्वायर या एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अब इसमें आपने क्या करना है? एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। और अगर जी स्क्वायर एक्स लिखता है तो अब आपने क्या करना है? जी ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। क्यूब लिख दे हो सकता है, तो फिर वो 3 दफ़ा आपने फाइंड करना है। बहरहाल एफ स्क्वायर एक्स मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स लिख लिया, या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 उठा के इधर लिख ली। अब ये दो वैल्यूज़ 2f बन गए, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे x की जगह पे पुट कर देंगे 3 इंटू दिस वैल्यू, यानी कि 3x + 2, आगे क्या है +2। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास एफ स्क्वायर का आंसर आ गया। अच्छा, अब इन पे जो ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन फिलहाल आप फंक्शन नहीं लिख लें, वो क्या है जी? अगर ऐड हो रहे हैं तो आप उनको लहदा कर देंगे, माइनस में भी लहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई में भी लहदा कर देंगे, डिवाइड में भी उसी तरह उनको लहदा कर देते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या है? इफ एफ एंड जी आर 1 to 1 देन देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ इज आल्सो 1 to 1। अगर फंक्शन दोनों 1 to 1 है तो उनकी कंपोजिशन भी आपके पास 1 to 1 ही आती है। इसी तरह अगर दोनों ऑन टू है, नेक्स्ट MCQ ये है, इफ एफ एंड जी आर बोथ ऑन टू देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो। अगर दोनों फंक्शन 1 to 1 है तो कंपोजिशन भी 1 to 1 होती। अगर दोनों फंक्शन ऑन टू हैं तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी।